भवति भवतां च नमस्करोमि। मित्रों, आप लोगों को लग रहा होगा मेरे वीडियो बहुत दिनों से नहीं बन रहा था, तो सोच रहे होंगे सर क्यों नहीं बना रहे हैं। इसका मुख्य कारण है कि 10वीं 12वीं बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए रजिस्ट्रेशन वगैरह का काम चल रहा था और साथ ही त्रैमासिक परीक्षा का रिजल्ट तैयार करने में लगा हुआ था। इस व्यस्तता के कारण मैं आप सबों के लिए वीडियो नहीं बना पा रहा था। आज फुर्सत मिली है तो आप लोगों के लिए कक्षा 10वीं के लिए संस्कृत श्यामला पुस्तक के एकादशः पाठः का अर्थ समझाने जा रहा हूँ। एकादशः पाठः का नाम है विचित्र साक्षी। विचित्र साक्षी का अर्थ होता है विचित्र गवाह। पाठ को समझाने से पहले आप सबों से एक निवेदन है, यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे, आप भली भांति पाठ को समझ जा रहे हैं तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करना नहीं भूलेंगे और कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों के बीच अधिक से अधिक शेयर करेंगे। चलिए मैं पाठ को शुरू करता हूँ। प्रस्तुत पाठ श्री ओम प्रकाश ठाकुर द्वारा रचित कथा का संपादित अंश है। यह कथा बंगला के प्रसिद्ध साहित्यकार बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा न्यायाधीश के रूप में दिए गए फैसले पर आधारित है। सत्यासत्य के निर्णय हेतु न्यायाधीश कभी कभी ऐसी युक्तियों का प्रयोग करते हैं, ऐसे साधनों का, ऐसे टेक्निक का प्रयोग करते हैं जिससे साक्ष्य के अभाव में भी न्याय हो सके। इस कथा में भी विद्वान न्यायाधीश ने ऐसी ही युक्ति का प्रयोग कर न्याय करने में सफलता पाई है। आइए देखते हैं संस्कृत में क्या कुछ लिखा गया है इस पाठ में। कश्चन निर्धनो जनः भूरि परिश्रम्य किंचित वित्तम उपार्जितवान। यहाँ कश्चन शब्द का अर्थ होता है कोई या किसी। भूरि अर्थात अत्यधिक, परिश्रम्य अर्थात परिश्रम करके, उपार्जितवान अर्थात कमाया। इस वाक्य का अर्थ है किसी निर्धन मनुष्य ने अत्यधिक परिश्रम करके कुछ धन कमाया। सह स्वपुत्रम एकस्मिन् विद्यालये प्रवेशः दातुं सफलो जातः। वह अपने पुत्र को एक विद्यालय में प्रवेश दिलाने में सफल हो गया। तत्तनयः तत्रैव छात्रावासे निवसन् अध्ययने संलग्नः संभूतः। वह पुत्र वहीं छात्रावास में निवास करते हुए अध्ययन में संलग्न हो गया। एकदा स्वपिता तनुजस्य रुग्णताम् आकर्ण्य व्याकुलो जातः। एक बार वह पिता पुत्र की बीमारी को सुनकर व्याकुल हो उठा और पुत्र को देखने के लिए चल पड़ा। पुत्रम द्रष्टुम च प्रस्थितः। द्रष्टुम में दृश्य धातु में तुमुन प्रत्यय लगा है। व्याकरण के मर्म को भी समझेंगे। कॉपी खोल करके रखें, कलम खोल करके रखें। जब कुछ व्याकरणात्मक बातें बताई जाएं या शब्दार्थ बताया जाए तो उसे नोट कर लें। प्रस्थितः अर्थात प्रस्थान किया। परम अर्थ कार्येन पीड़ितः सह बसयानं विहाय पदातिरेव प्राचलत्। यहाँ विहाय शब्द आया है, वि उपसर्ग लगा है, इस कारण इस शब्द के अंत में लप प्रत्यय है। विहाय का अर्थ होता है छोड़कर। पदाति मनी पैदल, एवं प्राचलत अर्थात अत्यधिक धन अभाव से पीड़ित वह बस यान को छोड़कर
पैदल ही चल पड़ा। अब दूसरे अनुच्छेद में देखें, पदातिक्रमेण संचलन सायं समये अत्य असौ गंतव्याद दूरे आसीत्। क्रमशः पैदल चलते हुए शाम के समय में भी वह गंतव्य से दूर था। निशांधकारे प्रसृते विजने प्रदेशे पदयात्रा न स्वभावः। विजने प्रदेशे का अर्थ होता है एकांत प्रदेश में, स्वभावः मतलब ठीक या कल्याणकारी। इस वाक्य का अर्थ हुआ कि रात्रि में अंधकार फैलने पर एकांत प्रदेश में पदयात्रा यानी पैदल चलना ठीक नहीं है, कल्याणकारी नहीं है। एवं विचार्य स्वपार्श्व स्थिते ग्रामे रात्रि निवासम कर्तुम कंचित गृहस्थम उपागतः। इस तरह विचार करके वह समीप में स्थित गांव में रात बिताने के लिए किसी गृहस्थ के पास पहुंचा। पार्श्व स्थित मतलब समीप में स्थित, बगल में स्थित, गृही माने गृहस्थ। करुणापरो गृही तस्मै आश्रयम प्रायच्छत। दयालु गृहस्थ ने, करुणापरो माने दयालु, दयालु गृहस्थ ने उसे आश्रय प्रदान किया। विचित्रा दैवगति, विचित्रा दैवगति, भगवान की लीला, भाग्य की लीला विचित्र है। दैवगति कहते हैं भाग्य को, दैवगति विचित्रा मतलब भाग्य की लीला विचित्र है। तस्याम एव रात्रम तस्मिन् गृहे कश्चन चौरः गृहाभ्यन्तरं प्रविष्टः। उसी ही रात में उस घर में कश्चन चौरः मतलब कोई चोर घर के अंदर प्रविष्ट हुआ। तत्र निहताम एकाम मंजुषाम आदाय पलायितः। निहताम का अर्थ होता है रखी हुई। वहाँ रखी हुई एक मंजूषा, मंजूषा माने संदूक को लेकर भाग गया। पलायन किया मतलब भाग गया। चौरस्य पादध्वनिना प्रबुद्धो अतिथि चौर संख्या तम अन्वधावत अग्रहांक्ष परम विचित्राम अघटत। चोर की पाद ध्वनि से, पैर की आवाज़ से बुद्धिमान अतिथि चोर की शंका से उसका पीछा किया। अन्वधावत का अर्थ होता है पीछा किया, पीछे पीछे गया। चौर एव उच्चैः क्रोशितुम आरभत। चौरो अयम इति। चोर ही जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। क्रोशितुम आरभत अर्थात जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, यह चोर है, यह चोर है। उसकी आवाज़ से जागे हुए ग्रामवासी तस्य तारस्वरेण प्रबुद्धाः ग्रामवासिनः स्वगृहात् निष्क्रम्य तत्रागच्छन् वाराकम् अतिथिम् एव च चौरं मत्वा अभर्त्स्यन्। तारस्वरेण का अर्थ होता है ऊंची आवाज में, प्रबुद्धाः मतलब जागे हुए। उसकी आवाज़ से जागे हुए गांव वाले अपने घर से निकलकर वहां गए और बेचारे अतिथि को ही चोर मानकर भला बुरा कहने लगे, डांटने फटकारने लगे, भर्त्सना करने लगे। यद्यपि ग्रामस्य आरक्षी व चौर आसीत, यद्यपि गांव का सिपाही ही चोर था। तत्क्षणम एव
रक्षा पुरुषः तम अतिथिम चौरो अयम इति प्रखाप्य कारागृहे प्राक्षिपत। प्रखाप्य का अर्थ होता है स्थापित करके, ठहरा करके। कारागृह मतलब कारागार में। उसी समय पहरेदार ने उस अतिथि को यह चोर है ऐसा ठहरा करके कारागार में डाल दिया। कारागार अर्थात जेल, जेल में डाल दिया। अग्रिमे दिने स आरक्षी चौर्याभियोगे तम न्यायालयम नीतवान। अग्रिमे मतलब अगले, अभियोगे मतलब आरोप में, नीतवान उन्हें ले गए। अगले दिन उस सिपाही ने चोरी के आरोप में उसको न्यायालय ले गया। न्यायाधीशो बंकिम चंद्र उभाभ्य पृथक पृथक विवरणम श्रुतवान। न्यायाधीश बंकिम चंद्र ने दोनों से अलग अलग विवरण को सुना। सर्वं वृत्तम अवगत्य स तम निर्दोषम अमन्यत आरक्षिणम च दोषभाजनम। सभी बातों को जानकर उन्होंने उसको निर्दोष माना और सिपाही को दोषी। किंतु प्रमाणाभावात् सनिर्णेतुं न शक्नोत। परंतु प्रमाण के अभाव में वह निर्णय नहीं कर सके। ततो तौ अग्रिमे दिने उपस्थातुम आदिष्टवान। उसके बाद उन दोनों को अगले दिन उपस्थित होने के लिए आदेश दिए। आइए देखते हैं तीसरे अनुच्छेद में क्या लिखा हुआ है, इसका अर्थ क्या है। अन्यदुह तौ न्यायालये स्वस्वपक्षम पुनः स्थापितवन्तौ। अन्यदुह मतलब दूसरे दिन, अगले दिन। दूसरे दिन उन दोनों ने अपने अपने पक्ष को पुनः रखा। तदैव कश्चित् तत्रत्यः कर्मचारी समागत्य नैवेदयत् यत् इतः क्रोशद्वयान्तराले कश्चित् जनः केनापि हतः। तभी कोई वहीं का कर्मचारी आकर के निवेदन किया कि यहाँ से 2 कोस के बीच कोई आदमी किसी के भी द्वारा मारा गया है। कश्चित् जनः कोई आदमी, केनापि मतलब किसी के द्वारा, हतः मारा गया है। तस्य मृत शरीरम राजमार्गम निक्षा वर्तते। निक्षा में द्वितीय विभक्ति होती है। उसका मृत शरीर राजमार्ग के समीप है। द्वितीय विभक्ति में एक सूत्र होता है कारक के द्वितीय विभक्ति, कर्म कारक की द्वितीय विभक्ति के अनुसार उभया निक्षा हा प्रतियोगे द्वितीया। जिस शब्द से पहले निक्षा शब्द आया है उसमें द्वितीय विभक्ति लगती है। जैसे राजमार्ग निक्षा से पहले आया है तो राजमार्ग शब्द में द्वितीय लगेगा, राजमार्गम हो जाएगा, यानी राजमार्ग के। तो उसका मृत शरीर राजमार्ग के समीप है। आदिश्यताम किम करणीयम इति। आज्ञा दीजिए क्या करना चाहिए। न्यायाधीशः आरक्षणम अभियुक्तम च तम शवम न्यायालये आनेतुम आदिष्टवान। न्यायाधीश ने सैनिक और अभियुक्त को उस शव को न्यायालय में ले जाने का आदेश दिए। चौथा पैराग्राफ। आदेशम प्राप्य उभौ प्राचलताम। आदेश को पाकर वे दोनों चले गए। तत्रोपेत्य काष्ठपटले निहितं पटाक्षादितं देहं स्कंधेन वहन्ति न्यायाधिकरणं प्रति प्रस्थितौ। उपेत्य मतलब पास जाकर, काष्ठपटले अर्थात लकड़ी के तख्ते पर, पटाक्षादितम अर्थात कपड़े से ढका हुआ, न्यायाधिकरणम मतलब न्यायालय। इस प्रकार इस वाक्य का अर्थ होता है वहाँ पास जाकर लकड़ी के तख्ते पर रखे हुए कपड़े से ढके शरीर को कंधे पर ढोते हुए न्यायालय की ओर प्रस्थान किए। आरक्षी सुपुष्टदेह आसीत
सुपुष्ट देह का मतलब हृष्ट पुष्ट शरीर वाला, आरक्षी यानी सैनिक हृष्ट पुष्ट शरीर वाला था। अभियुक्तश्च अतीव कृशकायः, और अभियुक्त अत्यंत दुबले शरीर वाला। कृशकाय का मतलब होता है कमजोर शरीर वाला, दुबले शरीर वाला। भारवतः शवस्य स्कंधेन वहनम तत्कृते दुष्करम आसीत। भार को कंधे पर ढोना उसके लिए कठिन था। स भारवेदनया क्रंदति स्म, वह भार की पीड़ा से क्रंदन करने लगा। तस्य क्रंदनम निशम्य मुदित आरक्षी तम उवाच, उसके क्रंदन को सुनकर प्रसन्न सैनिक ने उससे बोला, रे दुष्ट, तस्मिन् दिने त्वया अहम चोरिताया मंजुषाया ग्रहणाद वारितः। अरे दुष्ट, उस दिन तुम्हारे द्वारा मैं चोरी की मंजुषा को ग्रहण करने से रोक दिया गया था। इदानीं निज कृत्यस्य फलम भुंक्षव, अब अपने किए हुए कर्म का फल भोगो। अस्मिन् चौर्याभियोगे त्वं वर्षत्रयस्य कारादंडम लपस्ये इति, इस चोरी के आरोप में तुम 3 वर्ष का कारादंड प्राप्त करोगे, अर्थात 3 वर्ष तुम्हें जेल में रहना पड़ेगा। यथा इति प्रोच्य उच्चैः अहसत, ऐसा कहकर जोर जोर से हंसने लगा। यथा कथंचित उभौ सौमानीय एकस्मिन् चत्वरे स्थापितवन्तौ, जैसे तैसे किसी तरह से उन दोनों ने 100 को लाकर एक चबूतरे पर रखा। आइए देखते हैं 5वें और अंतिम अनुच्छेद में, न्यायाधीशेन पुनस्तो घटनायाः विषये वक्तुम आदिष्टौ आरक्षिणी निज पक्षम प्रस्तुतवती। न्यायाधीश ने फिर से उन दोनों को घटना के विषय में बताने के लिए आदेश दिया। सैनिक अपना पक्ष प्रस्तुत करता है। आश्चर्यम अघटत, आश्चर्यजनक घटना घटित हुई। सशवः प्रावारकम अपसार्य न्यायाधीशम अभिवाद्य निवेदितवान, वह लबादा हटाकर, जो चादर उसके ऊपर उठाया गया था उस चादर को हटाकर न्यायाधीश को अभिवादन करके निवेदन किया, मान्यवर, एतेन आरक्षिणा अध्वनि यद उक्तम तद वर्णयामि, त्वया अहम चोरितायाः मंजुषायाः ग्रहणाद वारितः, अतः निज कृत्यस्य फलं भुंक्षव। हे मान्यवर, इस सैनिक ने रास्ते में जो कहा वह वर्णन करता हूँ, वह बताता हूँ। मान्यवर, एतेन आरक्षिणा अध्वनि यदुक्तम तद वर्णयामि, त्वया अहम चोरितायाः मंजुषायाः ग्रहणाद वारितः, अतः निज कृत्यस्य फलं भुंक्षव। मान्यवर, इस सैनिक ने रास्ते में जो कहा वह वर्णन करता हूँ, बताता हूँ। तुम्हारे द्वारा मैं चोरी की मंजुषा को ग्रहण करने से रोक दिया गया, इसलिए अपने किए गए कर्म का फल भोगो। अस्मिन् चौर्याभियोगे त्वं वर्षत्रयस्य कारादंडम लपस्ये इति, इस चोरी के अभियोग में तुम 3 वर्ष का कारादंड प्राप्त करोगे। न्यायाधीशः आरक्षिणे कारादंडम आदिश्य तम जनम ससम्मानम उक्तवान, न्यायाधीश ने सैनिक के लिए कारादंड का आदेश देकर उस मनुष्य को ससम्मान छोड़ दिया। अतएव उच्यते, इसलिए कहते हैं, दुष्कराण्यपि कर्माणि मति वैभवशालिनः नीतिम युक्तिम समावलंब्य लीलैव प्रकुर्वते।
लीलैव अर्थात खेल खेल में, समावलंब्य अर्थात सहारा लेकर। कुल मिलाकर के एक बार फिर मैं आपको श्लोक को पढ़ करके बता दे रहा हूँ। दुष्कराण्यपि कर्माणि मति वैभवशालिनः नीतिम युक्तिम समावलंब्य लीलैव प्रकुर्वते। जो बुद्धि से संपन्न लोग होते हैं, नीति और कौशल के उपाय का सहारा लेकर खेल खेल में ही कठिन कार्य को भी संपन्न कर लेते हैं, दुष्कर कार्य को भी आसानी से संपन्न कर लेते हैं। इस प्रकार 11वें पाठ का अर्थ मैंने आप सबों को समझा दिया। यदि आप सबों को मेरा यह वीडियो अच्छा लगा हो, भली भांति समझ आ गया हो, तो निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे और अधिक से अधिक संख्या में लाइक करेंगे, बार बार इस वीडियो को देखेंगे, जिससे आप पाठ को अच्छे तरीके से समझ जाएं। 10वीं कक्षा के अधिकांश विद्यार्थियों के बीच शेयर करेंगे। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विश्राम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।